नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी बांग्लादेश में मची सियासी उथल पुथल की और कमजोर पड़ती मोहम्मद यूनुस की सत्ता पर पकड़ की। और इसके अलावा बात होगी डेमोक्रेटिक स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत की मुहिम की। करेंगे इन महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा खास मेहमान के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का कूटनीतिक प्रहार जारी। आतंकवाद के खिलाफ मिला बड़ा समर्थन। रविशंकर प्रसाद फ्रांस, सुप्रिया सुले कतर, संजय झा दक्षिण कोरिया और शशि थरूर गुयाना में खोली पाकिस्तान करतूतों की पोल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर गहराया संकट। यूनुस के खिलाफ 28 मई को बीएनपी का शक्ति प्रदर्शन। दबाव बनाने पर यूनुस की जवाबी कार्रवाई की धमकी। सेना ने संप्रभुता को बताया प्राथमिकता। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। छोड़े 350 से अधिक ड्रोन। ट्रंप ने की पुतिन की कड़ी आलोचना। मॉस्को के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने की दी धमकी। हमास के खिलाफ आईडीएफ का हमला जारी। 52 की मौत, टूटी संघर्ष विराम की एक और आस। ताजा प्रस्ताव को इजराइल ने ठुकराया। हमास तैयार। ईरान यूरेनियम संवर्धन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कहा मामले पर कोई समझौता मंजूर नहीं। राष्ट्रपति पेजेश्कियां की दो टूक। कहा और अधिक प्रतिबंधों को बर्दाश्त करने में सक्षम। और आइए शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हालातों के मद्देनजर और चौतरफा घिरते मोहम्मद यूनुस लगातार नए नए पैंतरे आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। सेना के साथ मतभेद के कारण यूनुस के राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस बरकरार है। सत्ता के करीब 9 महीने, सफलताओं के बजाय विफलताओं का भरता घड़ा बांग्लादेश के ताजा हालात तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों से लेकर व्यापार जगत तक, सियासत से लेकर सेना तक, हर तरफ अंतरिम प्रशासन के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बेचैनी, परेशानी और अविश्वसनीयता की खाई गहरी होती दिखाई दे रही है। लेकिन यूनुस हैं कि अपने एजेंडों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। बढ़ते दबाव के बीच अपने इस्तीफे का शगुफा छोड़कर उन लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके इशारे पर उन पर काम करने का आरोप लग रहा है। बढ़ते दबाव के बावजूद यूनुस 30 जून तक चुनाव कराने की जिद पर अड़े हैं। हालांकि सेना और मुख्य विपक्षी दल बीएनपी दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। जब इस्तीफे की चाल से भी दबाव कम नहीं हुआ तो यूनुस खुली धमकी पर उतर आए। यूनुस का कहना है कि अगर उन पर चुनाव कराने या किसी दूसरे मुद्दे पर बेवजह दबाव बनाया गया तो वो जनता के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस बीच सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया गया है। इससे यूनुस के खिलाफ गुस्सा और भड़क उठा है। बढ़ते आक्रोश का रुख मोड़ने के लिए उन्होंने भारत विरोधी कार्ड भी खेलने की कोशिश की। उन्होंने मौजूदा उथल पुथल के लिए भारत समर्थित लोगों को जिम्मेदार बताया। वहीं मुख्य विपक्षी दल बीएनपी यूनुस के खिलाफ आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। दिसंबर तक चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही बीएनपी यूनुस को झुकाने के लिए 28 मई को ढाका में बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। बीएनपी ने इस रैली में करीब 15 लाख लोगों के भाग लेने की उम्मीद जताई है। उधर सत्ता से बेदखल कर दी गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी यूनुस पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें अमेरिका की कठपुतली बताया। हसीना ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूनुस ने ये सत्ता आतंकियों की मिली भगत से हथियाई है। सेना की सक्रियता और बयानों से भी बड़े बदलाव का इशारा मिल रहा है। सेना प्रमुख यूनुस की नीतियों, खासतौर से म्यांमार से रखाइन प्रांत में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। बांग्लादेश में चर्चा ऐसी भी है कि सेना जल्द चुनाव न कराने की स्थिति में आपातकाल जैसे दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। शायद यही वजह है कि बढ़ते जन आक्रोश को जानकार यूनुस का काउंटडाउन मान रहे हैं। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल किए जाने से पहले भी कुछ ऐसे ही हालात थे।
तो ऐसे में स्थिति आखिर किस ओर इशारा कर रही है? क्या आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को मिल सकता है, या इसी तरह की कमोवेश स्थिति आगे भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी जो मौजूदा स्थिति यूनुस के लिए देखने को मिल रही है, क्या स्थिति ऐसे ही रहने वाली है या आगे कुछ हम बड़ा देख सकते हैं, बड़ा उलटफेर हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं, जो चीफ एडवाइजर बोल रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, उनको उनकी अपनी लीगल पोजीशन बड़ी डामाडोल है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि भाई आते ही हम इलेक्शन कराएंगे और हम जो है बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे। और लेकिन जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, जिस तरह से उन्होंने जो कैदी थे, जो आतंकवादी थे, उनको सजा मिली हुई थी, उनको छोड़ दिया। जी। और जिस तरह से वो सपोर्ट ले रहे हैं उनका, जमायत इस्लामी हो या और दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, तो उससे जो है सब जो वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीएनपी है, आर्मी है, उन सब में जो है बड़ा जो है जो महसूस हो रहा था कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। और अल्टीमेटली जब जो एक तो बीएनपी ने आंदोलन शुरू कर दिया कि इलेक्शन जल्दी हो। जी। दूसरा जो है आर्मी चीफ ने जिस तरह से बात की, जिस तरह से अपने एड्रेस किया अपने ऑफिसर्स को, और उसमें एक उन्होंने चेतावनी दो तरह की, दो तीन बातें कही हैं। एक तो कहा है कि दिसंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, वो जो लोगों से इलेक्ट होकर गवर्नमेंट आई हो उसको लिए जाने चाहिए, ना कि इंटरिम गवर्नमेंट को, जिसके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये कही कि बहुत से निर्णय ये सरकार ले रही है जिसका जो है सामरिक महत्व है, मगर आर्मी को उसमें कहीं भी उसको जानकारी नहीं मिल रही है। यूएन रिपोर्ट से उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो उसके बाद में मोहम्मद यूनुस ने, जैसा कि अभी रिपोर्ट में बताया आपने, कि तीन तरह की उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश करी। पहले तो उन्होंने सबको डराया कि मैं जो है रिजाइन कर दूंगा। जब वो नहीं चली तो उन्होंने अपनी जो है अपनी कमेटी की मीटिंग बुलाई, जो इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जो बना रखी है इन्होंने, उसकी कमेटी की मीटिंग बुलाई और वहां पे इन्होंने जो है प्रस्ताव पास कराया। और फिर उसके बाद में उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी कि मैं जनता के पास जाऊंगा और जन आंदोलन शुरू करूंगा। अब बताइए, आप सरकार में हैं और आप जो कह रहे हैं कि जी मैं आंदोलन, किसके खिलाफ आप आंदोलन करेंगे? जब वो बात नहीं चली तो उसके बाद उन्होंने कल जो है इन्होंने नया शुरू किया आज, कि वो जो भारत और जैसे भारत जो है के आंतरिक मामलों में और भारत से मिले हुए लोग इस पे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है जो क्लियरली शो कर रहा है कि नाउ ही अब जो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके वक्त पूरा होता जा रहा है और जन आक्रोश बहुत हो गया है, क्योंकि इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, बिजनेस बंद है, जो तो लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल में आते जा रहे हैं और एक बड़े एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको कुछ दिनों में ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो हालात और बिगड़ेंगे। जैसे कि पीएनपी ने कहा है कि हम जो है एक वो करने वाले हैं, कल परसों में आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तो ये जो है बहुत मोहम्मद यूनुस बहुत ही मुश्किल में आ गए हैं। और जो अभी तक ये मनमानी चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो अलग अलग देशों को शामिल करने की अपने उसमें कोशिश कर रहे थे, आई थिंक वो जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। और ये जी। जो है उनके हालात अब बद से बदतर होने वाले हैं लगा। ऐसे में सुशील जी, जो हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो नीतियां बनाई गई थी, क्या ये नीतियां ही इनके खिलाफ अब काम करती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि जो विद्रोह की जो भाषा है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। पहले भी हमने देखा कमोवेश यही स्थिति थी, आज जब हम देख रहे हैं तो इनके खिलाफ खुद वो सुर जो हैं वो और ज्यादा उभरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप बड़ी वजह मानते हैं इनके पीछे? बिल्कुल, क्योंकि जो एस्टेब्लिश पॉलिसी है बांग्लादेश की, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि हर एक की फॉरेन पॉलिसी जो है नेशनल ऑब्जेक्ट से लिए होती है, नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए होती है। तो जो पिछले 40-50 साल से जो चल रही थी पॉलिसी, उनको सडनली इन्होंने 6 महीने के अंदर बदलने की कोशिश करी है। तो क्लियरली जो है नेशनल इंटरेस्ट उससे अफेक्ट हो रहे हैं। और बांग्लादेश में लोग बड़े जागरूक हैं, पॉलिटिकली बड़े जानकारी रखते हैं और समझते हैं
समझदार लोग हैं वहां पे, उनको महसूस होने लगा है कि जो सरकार अंतरिम सरकार है सो कॉल्ड, वो जो है गलत रास्ते पे जा रही है और उसमें बांग्लादेश को नुकसान होगा लॉन्ग रन। तो इसलिए अब जन आक्रोश उस पर भी बढ़ता जा रहा है। दूसरे जो इन्होंने कहा था कि हम इकोनॉमिक हालत बड़ा सुधार देंगे, हम ये करेंगे और हम सबको लेके चलेंगे, जो इन्होंने जो है तो पॉलिटिकल पार्टीज पे सबको बैन लगाना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब, और इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है, तो उसको भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी जो पॉलिसीज है, जो बिल्कुल उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो जन आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक पहलुओं को समझने की भी, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि राजनीतिक समीकरण क्या कुछ अब की बार नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी तक हम देख रहे हैं, जो वहां पर कहना है, जिस तरह से अभी तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि राजनीतिक समीकरण में भी बहुत उथल पुथल यहां पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में साफ तौर पर जनता के लिए अब की बार क्या है कि वो किस पर भरोसा कर सकती है और किस पर नहीं? इस बारे में क्या कोई बड़ी बानगी निकलती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, अभी जो है ना, इस वक्त क्या है कि बड़ा टर्मोइल है वहां। तो क्या आगे सूरत बनेगी वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बीएनपी जो है बिल्कुल इसके अगेंस्ट होती जा रही है, और जो उग्रवादी ताकतें हैं वो लग रहा है कि एक साथ इकट्ठा हो गई हैं मोहम्मद यूनुस के साथ में। और जहां तक अवामी लीग, जिसको इन्होंने बैन कर दिया है, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है वो, और लोगों का समर्थन भी उसको बहुत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समर्थन उनका खत्म हो गया है, समर्थन है, क्योंकि इतने सालों से वो रही हैं, उन्होंने लोगों को बेनिफिट पहुंचाए हैं, देश को प्रगति के रास्ते पर लाई शेख हसीना, अवामी लीग पार्टी। तो एक उनका, तो मुझे अब क्या आगे हो सकता है कि बीएनपी और अवामी लीग दोनों एक साथ मिल जाएं, और दोनों जो है इसके, क्योंकि बीएनपी भी जो है वो उग्रवादी ताकतों से परेशान है, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ पे उग्रवाद को ज्यादा बढ़ावा मिले। तो मेरे को हो सकता है कि अवामी लीग और बीएनपी एक साथ आ जाए, ताकि वो मोहम्मद यूनुस लेड फोर्सेस को सामना कर सके। ये भी एक सूरत हाल बन सकती है नियर फ्यूचर में। और आर्मी ऑफ कोर्स अभी तो बिल्कुल साइलेंट है, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष है हम। अब पता नहीं उस वहां का उनका रुख क्या होगा। ऐसे में जो तो आक्रोश अभी नजर आ रहा है यूनुस पे। के खिलाफ, क्या वो एक बड़ी बढ़त देता हुआ नजर आएगा अलग जो पार्टियां हैं उनको? बिल्कुल जो है, आप क्योंकि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ वातावरण बनता जा रहा है बड़ा, और जिस तरह की वो पॉलिसी बराबर फॉलो कर रहे हैं, वो जो है देश को नुकसान पहुंचा रही है आर्थिक, क्योंकि लोगों को वहां पे रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। जो बिजनेसमैन है उनका बिजनेस ठप हो गया है, उनके एक्सपोर्ट बंद हो गए हैं, और जिस तरह से वो भारत विरोधी कार्रवाई करके सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को बचा लूंगा, उससे जनता परेशान है उनकी। क्योंकि भारत, उनको, आम जनता को मालूम है कि भारत हमेशा उनकी मदद करता आया है और आगे करता भी रहेगा। इतना हमने बड़ा डेवलपमेंटल वहां प्रोग्राम शुरू किया था, जो कि जो बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा रद्दोबदल कर एकदम नई उस पर ले जा रहे थे दोनों बांग्लादेश और भारत मिलकर के। उसको मोहम्मद यूनुस ने आके बिल्कुल उसको जो एक तरीके से रोक दिया है। इस वक्त कोई डेवलपमेंटल काम नहीं हो रहा है, लोगों के रोजगार छिन गए हैं। तो ये एक परेशानी उनके लिए बहुत बड़ी है, मोहम्मद यूनुस के लिए। और अगर वो अपने आप को नहीं बदलेंगे तो मेरे ख्याल से उनको बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, और उनका जो विरोध जो है वो मेरे ख्याल से बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी निश्चित तौर पर इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार चारों तरफ जो है वो हाहाकार मचा हुआ है इनकी कार्यशैली को लेकर, इनकी नीतियों को लेकर, और जो रणनीतियां इन्होंने बनाई है उसने इस देश को कितना पीछे धकेल दिया है इसके गवाह सब लोग बने हुए हैं। और इसीलिए जो आवाम है वो लगातार आक्रोशित होकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अगली खबर से अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे और साथ ही इसी पर चर्चा भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भारत पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान की असलियत सबके सामने लाने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न सिर्फ दुनिया को पाकिस्तान की असली सच्चाई बताई, बल्कि वैश्विक पटल पर आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। भारत ने आतंकियों की कमर तोड़ने के बाद अब इनकी पनाहगाह को दुनिया के सामने बेनकाब करने का अभियान छेड़ दिया है। आतंकिस्तान के इस घिनौने रूप को दुनिया के सामने धुतकारने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, ताकि समूचे विश्व को इस सच्चाई से रूबरू कराया जा सके कि 22 अप्रैल को इंसानियत के दुश्मनों का एक गिरोह कैसे मासूमों निहत्तों पर टूट पड़ा। साथ ही 140 करोड़ लोगों का संदेश दे रहा है कि भारत अब इसे और सहन नहीं कर सकता। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। अगर इस पर वक्त रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो समूची मानवता के लिए घातक होगा। भारत को इस कूटनीतिक स्ट्राइक में बड़ी सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। कई देशों ने आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए आत्मरक्षा के कदम का खुलकर समर्थन किया है। फ्रांस दौरे पर गए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जहां सरकार और आतंकवादियों में फर्क करना मुश्किल है। ये दल सीनेट और नेशनल असेंबली के सदस्यों, थिंक टैंक और प्रवासी भारतीयों के समूह से मुलाकात कर आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति से अवगत करा रहा है। संजय झा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सियोल स्थित नेशनल असेंबली में दक्षिण कोरियाई अधिकारियों से मुलाकात कर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोरियाई नेशनल असेंबली में कोरिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष युन हो जुंग से मुलाकात की। भारत शांति में विश्वास करता है, भारत सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन आतंकवाद जो सरहद के पार से होता है, जिसको पाकिस्तान सरकार सहयोग और पेट्रोनाइज करती है, सिंदूर उजाड़ा गया तो ऑपरेशन सिंदूर से हमने जवाब दिया। The 7 delegation sent by Government of India across world to apprise what happened in Kashmir on 22nd. They were gunned down in front of their family, their kids, their wives, segregated on religious line, and all came from Pakistan. When we were showing that everything was normal and people accepted that, and they were out there coming in large numbers, tourists bringing their families, children, etc., to hit at that spot, to hit at a spot where they could show that Kashmir was not the place where tourists should be going. So this was a very devious exercise against our successful attempts to normalize the situation. पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम के तहत भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत के उप प्रधानमंत्री और कैबिनेट मामलों के राज्य मंत्री शेरिदा अब्दुल्ला साद अल मौशारजी से मुलाकात करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस का संदेश बेहद मजबूती से दिया। संसदीय प्रतिनिधिमंडल के एक दल ने कतर के विदेश मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सालेह अल खुलैफी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच बैठक में भारत की ओर से स्पष्ट संदेश देते हुए कहा गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलेगा तो भारत की जवाबी कार्रवाई भी उतनी ही कठोर होगी। डीएम के सांसद कनिमोजी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया के दौरे पर नेशनल असेंबली की विदेश नीति समिति के अध्यक्ष प्रेड्रेग
बाकोविच और भारत स्लोवेनिया संसदीय मैत्री समूह के मिरोस्लाव ग्रेगोरी के साथ बैठक की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जमीन पर आतंकी गतिविधियों का भारत ने न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि दुनिया के सामने आतंक के खिलाफ पुख्ता सबूत को रखा। प्रस्तावित देशों की यात्रा के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एकजुट होकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराते हुए हर तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस तरह से एक्सपोज करता हुआ पाकिस्तान को नजर आ रहा है, ये दुनिया देख रही है। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर ये प्रतिनिधिमंडल गया है और वहां पर किस तरह से जो पाकिस्तान की कायराना और नापाक हरकत रही है उसको वहां पर उजागर किया गया और साफ तौर पर एक्सपोज जो किया गया है वो पाकिस्तान को एक बड़ी चोट यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। सुशील कुमार सिंघल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। सर, आप ही से मेरा अगला सवाल यह है कि जिस तरह से अभी हम मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं, ऐसे में पहले भारत ने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक और स्ट्राइक पर स्ट्राइक, ऐसे में ये डिप्लोमेटिक जो स्ट्राइक है वो कितना कारगर आपको लगती है, जो बड़ी चोट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को साबित होती हुई नजर आएगी? देखिए गौरव, ऐसा है कि जो हमने मल्टी प्रोंग अप्रोच लिया है भारत सरकार ने, ये पाकिस्तान के जो हरकत की है उन्होंने पहलगाम, तो जो ये पहला तो हमने जो है जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उस बड़े ही रेस्ट्रेंट तरीके से हमने उसका जवाब दिया, और जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया तब हमने उसके लिए अब तैयार हो गए कि अब लड़ाई हम बंद कर देंगे, हम दोबारा हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो उन्होंने अपनी जो AI बेस्ड और जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो रही है। लेकिन एज ए प्रिकॉशन भारत सरकार ने जो 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडलों को भेजा है, 30 से ज्यादा देशों की यात्रा कर रहे हैं, इसके जो है काफी सारे ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो है कि पहलगाम में क्या हुआ और उसका भारत ने क्या जवाब दिया, वो बहुत एक्सप्लेन करना जरूरी था डिटेल में, ताकि वो मीडिया को, ओपिनियन मेकर्स को, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन सबको पता लगे। क्योंकि सरकार में तो पता लग रहा था क्योंकि हम ब्रीफिंग कर रहे थे NSA एंड फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन और जो पार्ट है सोसाइटी के और देशों में जो ओपिनियन मेकर हैं, उनसे मिलना बहुत जरूरी था, उनको बताना बहुत जरूरी था। तो उसमें हमने बताया कि भाई हमने कैसे पाकिस्तान के जो एग्रेशन था उसको इंडिया ने किस तरीके से रेस्ट्रेंट वे में, बिना सिविलियन को कोई नुकसान पहुंचाए हुए, खाली टेररिस्ट को नुकसान पहुंचाया, उनको बर्बाद किया, और उसके बाद हमने उनको बोल भी दिया कि हम जो है और कोई हमला नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना तो उन्होंने हमारे पर हमला किया, हमने उसकी जवाबी कार्रवाई की। तो ये एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी है। तीसरा, हमने जो इंडिया की अब जो न्यू अप्रोच है, जीरो टॉलरेंस, कि हम जो है कोई भी जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको हम सहन नहीं करेंगे, और उसको जो समर्थन करने वाले या सपोर्ट करने वाले जो उसके लिए जिम्मेवार है, उनको जहां भी होगा हम उनको नहीं उनको उसके वहां पर नस्तनबूद करके छोड़ेंगे। तो ये एक मैसेज जो इंडिया की नई पॉलिसी है वो भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं। और पूरी दुनिया भी इस पर एक मत के साथ साथ आती हुई नजर आई है जीरो टॉलरेंस की नीति पर। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि जिस तरह से अभी हम मौजूदा स्थिति देख रहे हैं, पूरी दुनिया जीरो टॉलरेंस की इस नीति को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आतंकवाद के खिलाफ। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सब ज्यादातर देश ये जानते हैं, और एक तरह से कहें तो पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचा हुआ है कि पाकिस्तान आतंक को और आतंक के आकाओं को पालने का काम करता है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए अब कितना अलग थलग करने वाला ये पूरा संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के आने वाले समय में दुनिया एक तरफ नजर आ रही है और वहीं पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भी तमाम रणनीतियां बनती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी चोट होगी, उसके लिए भी और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी, जो भारत लगातार इसकी पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं कि जो पाकिस्तान की जो नैरेटिव है कि हम जो विक्टिम हैं, दे क्लेम करते हैं कि हम लोग, पाकिस्तान जो है उनका आतंकवाद का विक्टिम है और भारत जो विक्टिम नहीं है, इस तरह का नैरेटिव है उनका, बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं अब ये, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि जो भी आतंकवादी है, अलकायदा का हो या और कोई आतंकवादी हो, पाकिस्तान में ही क्यों मिलते हैं।
अभी पीछे मॉस्को में जो इंसिडेंट हुई थी, वहां का उसका आतंक जिसने वहां किया वो पाकिस्तान में मिला। लंदन में इंसिडेंट हुई वो वहां मिला। जो 9/11 आपको सबको मालूम ही है कि सारे पाकिस्तान से ही उसके जो है सूत्रधार थे। तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, और ये झूठ जितना बोलते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए आपको याद हो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जब ये पहलगाम के बाद में, और वो पाकिस्तान क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसकी रिक्वेस्ट पे बुलाई गई थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो भारत को के खिलाफ कोई प्रस्ताव वगैरह पास करवाएंगे कि जो भारत जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि सब देशों ने पाकिस्तान से सवाल किए कि पहलगाम में ये सब क्यों करवाया आपने। निश्चित तौर पर इसीलिए पाकिस्तान लगातार जो उसका असली चेहरा है वो लोगों के सामने आया, पूरी दुनिया के सामने आया, और तभी पाकिस्तान एक्सपोज होता हुआ नजर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही है। तो ऐसे में लगातार पाकिस्तान को लेकर जो रणनीतियां हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, और आने वाले समय में और भी करारी चोट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर होने वाली है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो आप इन खबरों को देखिए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। युद्ध विराम के कयासों के बीच रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस के 355 ड्रोन और 9 मिसाइलें यूक्रेन के कई शहरों पर कहर बनकर टूटे। रात के अंधेरे में रूसी वायुसेना ने आसमान से मौत बरसाई। इन हमलों में 13 लोगों की मौत हुई है। क्रेमलिन ने रूस की सुरक्षा के लिए इन हमलों को आवश्यक बताया। दरअसल पिछले दिनों रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के विफल प्रयास की खबरें सामने आई थी। इसके बाद से ही रूस ने हमला तेज कर दिया। यूक्रेन पर की गई बमबारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि वे पुतिन के साथ अपना धैर्य खो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रेजी हो गए हैं। ट्रंप पहले ही वार्ता में प्रगति नहीं होने पर मध्यस्थता हटाने की धमकी दे चुके हैं। गाजा में राहत सामग्री के प्रवेश को लेकर बनी आम सहमति के बावजूद इजराइल का हमास के खिलाफ अभियान जारी है। गाजा में सोमवार को इजरायली हमलों में 50 से अधिक की मौतें हुई हैं। इनमें से 31 लोग एक स्कूल पर हुए हमले में मारे गए। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि आतंकी स्कूल से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें निशाना बनाकर हमला किया गया। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी बातचीत के बीच ईरान ने एक बार फिर अपना रुख सख्त कर दिया है। ईरान ने एक बार फिर अपना सख्त रुख अपनाया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि यूरेनियम संवर्धन को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से छोड़ दे, लेकिन ईरान इसे अपना अधिकार मानता है।